नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी पुरवैया पर पुरवैया मुहिम और आपके साथ मैं हूं अंजलि। पुरवैया मुहिम में आज हम बात करेंगे ड्रॉप आउट यानी स्कूल छोड़ने की समस्या, साथ ही उच्च शिक्षा की बदहाली की भी हम बात करेंगे। बिहार हो या झारखंड, दोनों ही राज्यों की सरकारें लगातार कई तरह के प्रयास कर रही है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके स्कूलों में ना तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ पा रही है और ना ही क्वालिटी एजुकेशन में सुधार हो पा रहा है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या सरकार की शिक्षा व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ रहा है? क्या बिहार या झारखंड के स्कूलों में छात्र छात्राओं को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है? सवाल कई हैं जिनका जवाब जानना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। जी हां, उच्च शिक्षा के विकास के मामले में दूसरे राज्यों के मुकाबले झारखंड हाफता हुआ राज्य नजर आ रहा है। विश्वविद्यालयों या फिर डिग्री देने वाली संस्थाओं की संख्या हो या फिर विद्यार्थियों की दाखिले का मामला, झारखंड की स्थिति दूसरे राज्यों से काफी बदतर है। यही कारण है कि राज्य के छात्र उच्च शिक्षा के लिए पलायन को मजबूर हैं। शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा के मामले में झारखंड फिसड्डी है। यहां डिग्री देने वाली संस्थाएं सिर्फ 12 हैं, जबकि राज्य में महज 231 ही कॉलेज है। छात्रों की संख्या को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं। यही कारण है कि झारखंड के लाखों छात्र उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल लगभग 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि शिक्षा के नाम पर दूसरे राज्यों में जा रही है। इससे राज्य को न सिर्फ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि राज्य की प्रतिभा भी बाहर जा रही है। दरअसल मैट्रिक और इंटर के बाद झारखंड में छात्रों के पास ऑप्शन की कमी है। छात्र अगर झारखंड के किसी संस्थान से तकनीकी शिक्षा हासिल कर भी लें तो नौकरी ढूंढना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होती है। दूसरे प्रदेशों में बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। अब इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलने से नहीं होगा, उन लड़कों का प्लेसमेंट भी चाहिए। आज मैं देखता हूँ लोग आते हैं, घर घर में एक इंजीनियर लड़का बैठा हुआ है, पढ़ करके बीटेक करके बैठा हुआ, आज उससे नौकरी की समस्या हो रही है। तो ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं प्लेसमेंट उसका हो जाए, नौकरी भी लग जाए। सिर्फ पढ़ाई कर लेने से नहीं होता है। तो उसके लिए सरकार इस दिशा में एक प्रोग्राम बना रही है आज के दिन कि कैसे हम झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज के लिए। तो इस दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है। जानकारों का मानना है कि वोकेशनल कोर्स से कुछ हद तक पलायन रुक सकता है, लेकिन आधुनिक संचार और तकनीक के युग में वोकेशनल पाठ्यक्रम के प्रति सरकार की उदासीनता राज्य को पीछे ले जा रही है। सामान्य विषयों से हर साल हजारों छात्र स्नातक और पीजी कर रहे हैं, लेकिन इससे न राज्य को लाभ हो रहा है और न ही छात्रों को। रांची विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति रह चुके डॉक्टर वीपी शरण मानते हैं कि अगर शिक्षा के बाद रोजगार की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करती है तो पलायन और ड्रॉप आउट रुक सकता है। हमारे लिए कोई यहाँ न तो शिक्षा की व्यवस्था है, उसके बाद मैट्रिकुलेशन के बाद अच्छी कोई व्यवस्था, और अगर कोई व्यवस्था है भी जिसमें कि हम जा सके तो उसके बाद हमारा जो नौकरी पाना लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में न केवल ड्रॉप आउट है बल्कि माइग्रेशन है, यहाँ से पलायन भी हो रहा है स्टूडेंट्स का। झारखंड में प्रतिभा का पलायन का मामला कितना गंभीर मामला है, ये इन आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हर साल करीब 50,000 छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। 2.5 लाख छात्र औसतन हर साल मैट्रिक की परीक्षा देते हैं, लेकिन इंटर में 1,70,000 छात्र ही एडमिशन लेते हैं, यानी 80,000 बच्चे नामांकन से वंचित रह जाते हैं। मैट्रिक पास करने वाले छात्रों में 1 लाख ग्रेजुएशन तक नहीं कर पाते, जबकि लगभग 60,000 छात्र उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। सनी शारद, जी मीडिया, रांची।
तो ये आपने झारखंड का हाल देखा, लेकिन जब हम बात ड्रॉप आउट और उच्च शिक्षा की बदहाली की कर रहे हैं तो बिहार का हाल कुछ बहुत अच्छा नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। उच्च शिक्षा के मामले में एक ओर जहां झारखंड फिसड्डी है, वहीं बिहार की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। बिहार के स्कूलों की हकीकत अगर आपको जाननी है तो हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा की ये बच्चों से बातचीत सुनिए। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर स्कूलों से ड्रॉप आउट होते क्यों हैं। राज्य सरकार का दावा है कि 2.5 लाख से भी कम बच्चे ऐसे बचे हैं जिनकी पहुंच स्कूलों तक नहीं है। इस वक्त हम लोग पटना के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज में हैं और सबसे खास बात यह है कि इस स्कूल परिसर में 4 स्कूल चलते हैं और 4 स्कूल में तमाम बच्चे यहाँ पर बैठते हैं, पढ़ते हैं। एक बात बताओ, ये बच्चा है, इससे थोड़ा पूछते हैं, ये बताओ कि यहाँ क्या परेशानी होती है? खाना नहीं मिलता है और गर्मी के दिन में पंखा नहीं चलता है, बेंच भी कम है और जो नया बच्चा आता है उसको पैसा मिल गया और पुराना बच्चा बैठा रहता है, हाजिरी बनल रहता, नहीं मिलता। कितना उम्र है तुम्हारा? 15 साल। ये बताओ कि आप बताओ कि क्या यहाँ पर क्या परेशानी होती है? हम लोग पढ़ते तो उधर दौड़ी पर बैठते हैं। हम लोग को छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला अभी। छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला? अधिकतर बच्चा को है ना मिल गया है, हम लोग को नहीं मिला है। कम बच्चा को मिला और अधिकतर को नहीं मिला है। अच्छा एक चीज बताओ कि बच्चा लोग स्कूल छोड़ के चला क्यों जाता है, बीच में पढ़ाई क्यों छोड़ देता है? क्योंकि स्कूल का है ना व्यवहार देख के क्यों चला जाता है, क्योंकि बेंच नहीं है। और बेंच हम लोग का सारा बेंच है ना, हम लोग का मॉर्निंग वाला से लेके केमारी में बंद कर हम लोग दरी पे बैठे तो हम लोग का जैसे बाथरूम नहीं है। क्या नहीं? हम लोग का बाथरूम नहीं है। लड़की सब जाती है तारामंडल। कहाँ, यहाँ से बाथरूम कहाँ जाना पड़ता है? हम लोग को तारामंडल जाना पड़ता है, सब लड़की को जाना पड़ता है तारामंडल और लड़का लोग बाहर जाता है तो हम लोग को दिक्कत बहुत है। इस वक्त हम लोग राजकीय बालक मध्य विद्यालय गोलघर में हैं और मैं आपको एक क्लासरूम का नज़ारा दिखाना चाहता हूं। हालांकि यहां पर काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और यहां पर बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि लंच आवर है यहां पर और यहां पर जो व्यवस्था की गई है वो यहां पर अभी काम चल रहा है, अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है ये क्लासरूम। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 बेंच हैं। ये बताओ कि इस क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? 21 बच्चे हैं। 21 बच्चे इस क्लास में। 31 बच्चे हैं। अच्छा बैठने के लिए व्यवस्था हो जाती है? नहीं हो पाती है, बहुत बेंच लाने पड़ता है बगल से। हाँ क्या होता है परेशानी? अगल बगल से बेंच में सुबह में आते हैं, एक भी बेंच नहीं आता, अगल बगल से उठा कर लाना पड़ता है बेंच। दूसरे क्लास से अब जरा अंदाजा लगाइए कि 5 बेंच में 31 बच्चे यहाँ पर बैठते हैं। ये बताओ बाबू क्या परेशानी होती है? हम लोग को बैठने के लिए नहीं है, कभी कभी तो खड़ा रहना पड़ता है, हम लोग को तो खड़ा रहना पड़ता है। हाँ। अगर हम सब कहते हैं कि बेंच नहीं है, सर नहीं है तो कहते एडजस्ट करके बैठो ना। ये बताओ कि क्या परेशानी होती है यहाँ पे? जैसे कि किसी भी बच्चे को हम जैसे हरिजन जाति में, हिंदू जाति में छात्रवृत्ति सभी को मिली है। जब छात्रवृत्ति मिली है तो ये जाहिर सी बात है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो सभी बच्चे गरीबी हैं, सभी बच्चे छोटे छोटे जाति से आते हैं, तो सरकार को पैसा देना चाहिए तो एक ही बार टोटल बच्चों को देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हरिजन जाति को देना चाहिए, तो सारे मुसलमान और हिंदुओं को मिलना चाहिए। हाँ चलो मान गए कि उसमें से 10 अमीर है, थोड़े अच्छे परिवार के, तो उन 10 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं देने के लिए ऐसा तो जरूरी नहीं कि 100 बच्चों को छात्रवृत्ति कट जाएगी। जब छात्रवृत्ति दे रही है सरकार तो सभी बच्चों को देगी, ऐसा नहीं कि 10 या 5 बच्चों को देगी कि और नहीं आया है सरकार के पास पैसा, ऐसा थोड़ी कम पड़ गया है। ये राजपूत का है तो इसको सर बोलते हैं कि इसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अब इसकी क्या गलती है कि ये राजपूत में पैदा ले लिया, लेकिन ये रईस तो नहीं है, अमीर तो नहीं है। क्या बोला जाता है तुमको? हमको बोला जाता है कि राजपूत को पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताओ पापा क्या करते हैं? पापा हमारे गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है जी। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता होगा। जी सर। अब देखिए ये विडम्बना ही कहेंगे कि अभी ये वक्त जो है बच्चों का वो पढ़ाई पर ध्यान देने का है, भविष्य बनाने पर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके जहन में जात पात आ चुका है, धर्म आ चुका है कि वो छोटे जात का है तो उसको पहले पैसा मिलेगा, छात्रवृत्ति ज़्यादा मिलेगी, ये सवर्ण है, गरीब है, लेकिन इसको पैसा नहीं मिलेगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, हम आपको टीचर के पास ले चलेंगे।
मैडम ये बताइए, मैडम ड्रॉप आउट क्यों हो जाता है, क्या वजह है? कहाँ ड्रॉप आउट मीन्स? ड्रॉप आउट तो नहीं हो रहा है, अभी तो सब हमारे बच्चे आ ही रहे हैं। लेकिन इतनी परेशानियां हैं मैडम, बोल रहे हैं बेंच नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बिजली नहीं है, ऐसे में ड्रॉप आउट नहीं होगा तो क्या होगा? आप लोगों ने कभी हाई लेवल पर बात करने की कोशिश की? आप इनके बारे में जो हमारे प्रभारी उनसे बात कर सकते हैं, और हम लोग पूरा कोशिश करते हैं पढ़ाई के बारे में, और जो हम लोग के लेवल पे जो भी काम होता है पढ़ाई से संबंधित, हम लोग उसको पूरा करते हैं। और अभी तक नहीं सोचते हैं ऐसा कि अभी हमारे विद्यालय में फिलहाल ऐसा ड्रॉप आउट की समस्या है। भी परेशान हैं आप लोग भी? ये तो परेशान है, बच्चे भी परेशान है, एकदम परेशान है। आप लोग भी परेशान हैं? हाँ, बिल्कुल परेशान है, और हम चाहते हैं कि बच्चों की जो समस्याएं हैं वो हमारी भी समस्या है और वो खत्म होना चाहिए। देखिए वाकई एक बड़ी बात है, सिर्फ बच्चे ही परेशान नहीं है, टीचर भी परेशान है। ड्रॉप आउट और हायर एजुकेशन की बदहाली किसी भी राज्य या देश के लिए एक बड़ी समस्या है। सरकार और समाज को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और संसाधन और सिस्टम दोनों को दुरुस्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए, वरना टैलेंट पर टेंशन होता रहेगा और प्रतिभा का पलायन भी जारी रहेगा। जाहिर सी बात है, संसाधन की बात है, और ये सिर्फ एक दो शिक्षकों के जिम्मे नहीं हो सकता है, व्यवस्था की बात है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ड्रॉप आउट अगर होता है, अगर बच्चे फ्रस्ट्रेशन में हैं, परेशान हैं और स्कूल छोड़ने को विवश हो जाते हैं, तो इसके लिए बड़ा जिम्मेवार कौन है? जाहिर सी बात है, शिक्षा विभाग को इस पर सोचना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को भी इस पर नजरें गड़ानी होंगी। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो ये बड़ा ही गंभीर मसला है जो हमारे देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के भविष्य से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पे चर्चा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हमारी फोन लाइंस खुली हुई है, नंबर भी लगातार हम डिस्प्ले कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने राय मशवरे को हमारे साथ रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भी ड्रॉप आउट जैसी समस्या से गुजर रहे हैं या फिर आप भी सोच रहे हैं अपनी निजी समस्याओं की वजह से स्कूल छोड़ने का, तो अपनी बात हम तक आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद है उनसे आपका परिचय सबसे पहले करा दूं। हमारे साथ मगध महिला कॉलेज से प्रोफेसर सुहेली मेहता जी हैं, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ शमाल अहमद जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं बिहार स्कूल चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो दो खास मेहमान हैं उनसे जरा पूछ लेते हैं कि उनकी नजर में ड्रॉप आउट का क्या रीजन है। सुहेली जी, आपको क्या लगता है ड्रॉप आउट का क्या रीजन है आपकी नजर में? देखिए, ड्रॉप आउट का बहुत सारा कारण है, खासकर लड़कियों के कारण के बारे में हम बताना चाहेंगे सबसे पहले कि शहरों में तो थोड़ा सा कम होता है, गांव में जब आप जाइए कि मैट्रिक तक तो किसी तरह बच्चे पढ़ लेते हैं, क्योंकि आजकल गांव में भी ये हो गया है कि नहीं लड़कियों को पढ़ाओ लड़कों को भी पढ़ाओ जी। लेकिन उसके बाद मैट्रिक के बाद जब स्कूल की दूरी, सबसे पहले +2 की पढ़ाई दूर के स्कूल में होती है, हाई स्कूल भी ऐसे बहुत कम है, मध्य विद्यालय जितना है उतना हाई स्कूल नहीं है, तो मध्य विद्यालय तक आपको ज़्यादा बच्चे दिखेंगे, फिर हाई स्कूल में जाकर उससे थोड़ा कम आएंगे। जब हाई स्कूल पास कर जाते हैं उसके बाद इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए बिल्कुल उनको ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, खासकर लड़कियों में बहुत सारे कारण हैं कि लड़कियां जब और आंकड़े भी जो है सुहेली जी वो भी यही कहते हैं कि लड़कों की तुलना में ड्रॉप आउट यानी कि स्कूल छोड़ने की मजबूरी अगर ज्यादा पाई गई तो लड़कियों की संख्या ज्यादा थी। सुहेली जी, इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, मनोज नाम है इनका। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुरवैया मुहिम पे, क्या कहना चाहेंगे आप? मनोज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है जी। ये जो ड्रॉप आउट की जो बात है, इसमें स्कूल प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, ये पूरी तरह से अभिभावकों के बीच में है। आज जो शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है, इस शिक्षा की चौकट में सारे अभिभावक चाहते हैं कि हमारे बच्चे सबसे ऊपर रहें। इस दृष्टि से वो बच्चा एबिलिटी है भी नहीं तो उसको दूसरे जगह नामांकन करवा देते हैं, उसको वो कर नहीं पाता है। इस कारण भी मैट्रिक में, इंटर में और ऊपर इंजीनियरिंग, मेडिकल और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे ड्रॉप आउट करते चले जा रहे हैं।
तो इसमें शिक्षा के लिए अभी मेहता जी भी है और श्यामल जी भी है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का एक माहौल शिक्षा के अंदर में होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल जो बच्चे उसके एबल भी नहीं है, उनको भी डोनेशन को देकर उनका नामांकन करा देते हैं। हाँ। और गार्जियन के पास जो पैसे वाले संसाधन है, उनके बच्चे उस लायक है नहीं और वहाँ भेज दिए। हाँ, हम समझ गए आपकी बात को मनोज जी। आप जो कहना चाह रहे थे बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। अहमद साहब, कहीं ना कहीं मनोज जी की बात सही कि कई बार ड्रॉप आउट का रीजन ये भी होता है कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है अपने बच्चों के ऊपर। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी और ही फील्ड में अपना नाम कमाएं जो कि उनके माता पिता चाहते हो। इस वजह से स्कूल छोड़ना, बीच में फिर दूसरे स्कूल में ज्वाइन करना, ऐसा ये प्रोसेस होता रहता है। आप भी मानते हैं क्या इस बात को? देखिए, चूंकि प्राइवेट स्कूलों में एक बार जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो पेरेंट्स चाहते हैं कि क्लास 1 में अगर एडमिशन हुआ तो वहाँ से 10th तक पास करें, या +2 तक का स्कूल है तो वहाँ तक पास करें जी। कहीं ना कहीं जब ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग की जब उनकी बात होती है तब वो किसी दूसरे जगह जाते हैं तो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में प्रायर ड्रॉप आउट इसलिए नहीं होता है क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड होकर लोग आते हैं ये सोच करके कि पढ़ाई यहाँ जो होती है वो अच्छी होती है और सारी सुविधाएं होती हैं। खास करके जो लड़कियां हैं उनको कहीं किसी तरह की प्राइवेट स्कूलों में दिक्कत नहीं होती है। और जो आज देखेंगे हिंदुस्तान के पैमाने पे बिहार से जो लड़कियां बाहर जाती हैं और कंपटीशन कंप्लीट करती हैं तो उनका जो बैकग्राउंड आप जब देखिएगा तो प्राइवेट स्कूलों का ही होता है ज़्यादातर। यही वजह है कि आज पूरे बिहार में प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेवारी बढ़ गई है और पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उनकी लड़कियां। लेकिन ये भेदभाव पनपा क्यों सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में आज इतना अंतर है कि हर माँ बाप यही प्रेफर करता है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर ही क्यों ना हो, कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े क्योंकि सरकारी स्कूल में शायद उसे बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाएगी। इस सवाल का जवाब आपसे हम लेंगे, लेकिन इसी बीच एक दर्शक है धनबाद से, अनीता नाम है इनका, ये हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहती हैं आप? लगता है अनीता जी से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल एक जो ये सवाल था उसका जवाब मैं चाहूंगी कि अहमद साहब आप दें। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और सरकारी स्कूलों में नहीं होती है। वजह यह है कि सरकार के जो स्कूल्स हैं क्लास 5-8 तक उनके यहाँ वो सुविधा होती है, लेकिन जब जैसे ही वो लेकिन अंतर तो आपके सामने कुछ देर पहले हमारे संवाददाता एक रिपोर्ट भी दिखा रहे थे। अंतर बता रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट स्कूल अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रखेंगे और अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो वहाँ लोग नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पैसा देना पड़ता है। और सरकारी स्कूलों में चूंकि फीस नहीं लगती है इसलिए लोग उधर उनका रुझान कम होता है। लेकिन सरकारी स्कूल तो सरकार ने इसीलिए खोला ना कि हमारे गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो एक बेहतर भविष्य की कल्पना करके इन स्कूलों में पढ़ सकें। सरकार को देखना होगा। कई बार हमने आवाज उठाई और मैंने कहा भी है कि सरकार के पास इतना पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, एजुकेशन के लिए इतने सारे फंडिंग होते हैं, लेकिन जो उसका मूल जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व नहीं करते हैं। अगर स्कूल की अपनी बिल्डिंग हो, स्कूल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी दिक्कतें हैं, कमियां हैं, है बिल्कुल कमी है। यही वजह से लोगों को लगता है कि उनके बच्चों का वहाँ सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है और वहाँ वो अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं और अनसेफ महसूस करते हैं। अभी जैसे लड़कियां ने कहा कि टॉयलेट के लिए मुझे हम ऐसा करते हैं ना अहमद साहब कि हम सीधे अपने संवाददाता आशुतोष के पास ही चलते हैं। उनके पास शायद बहुत कुछ बताने के लिए, क्योंकि वो उन गरीब बच्चों के बीच में थे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन मजबूरियां ऐसी हैं जो शायद उनको ड्रॉप आउट के लिए कई बार मजबूर कर देते हैं। आशुतोष, देखिए, इस पूरे मामले में 2 फैक्ट हैं। एक तो कॉलेज से ड्रॉप आउट जो होते हैं उसका अलग मामला है और दूसरा स्कूल से जो ड्रॉप आउट होते हैं उसका अलग मामला है। कॉलेज से, बिहार के कॉलेजों से जो ड्रॉप आउट हो रहा है उसकी एक वजह ये है कि यहाँ रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था नहीं है। अगर मान लीजिए किसी ने MBA में एडमिशन ले लिया किसी प्राइवेट संस्थान में या फिर इंजीनियरिंग का कोर्स कोई कर रहा है तो उसके लिए जॉब की कोई व्यवस्था नहीं है और वो सोचता है, उसके गार्जियन सोचते हैं कि बच्चा अगर दूसरी जगहों से पढ़ेगा वहाँ उसको निकलने के बाद उसे जॉब मिलेगी और वहाँ पर वो सेटल हो जाएगा। स्कूलों की बात करें तो सरकार की तरफ से स्कीम बहुत सारे चलाए जा रहे हैं। साइकिल की स्कीम है, मध्याह्न भोजन की स्कीम है, पोशाक की स्कीम है, छात्रवृत्ति की स्कीम है, सारी स्कीम है। बच्चे स्कूल तक आते ज़रूर हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का जो मामला है, सभी बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है, साइकिल नहीं मिल पाता है, पोशाक की राशि नहीं मिल पाती है, जिसके कारण बच्चों में भी, कई बच्चों से हमारी बातचीत हुई, बच्चों ने भी साफ तौर पर कहा है कि उन्हें ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो
तो जाहिर सी बात है उसके बाद भी उनके जहन में फ्रस्ट्रेशन होता है और गार्जियन को भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा जा रहा है पता नहीं उसको खाने की भी व्यवस्था नहीं है, खाना भी मध्याह्न भोजन भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों की तरफ से बिल्कुल आशुतोष, बच्चों से ज्यादा कई बार जो गरीब तबके के गार्जियन या पेरेंट्स है वो मजबूर हो जाते हैं और शायद यही वजह रहती है कि बच्चों का स्कूल वो छुड़वा देते हैं। हम सुहेली जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन बच्चों के उज्जवल भविष्य पर जो स्कूलों में पनपा भ्रष्टाचार है वो हावी हो रहा है। इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन पुरवैया मुहिम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और आज हम पुरवैया मुहिम में बात कर रहे हैं ड्रॉप आउट और उच्च शिक्षा की बदहाली की। हमारे फोन लाइंस लगातार ओपन हैं, आप फोन करके अपनी राय हमारे साथ रख सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि इसी बीच जी मीडिया संवाददाता सनी शारद ने भी रांची में कुछ स्टूडेंट से ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या मुख्य वजह मानते हैं ड्रॉप आउट की और हायर एजुकेशन की खस्ताहाल की। सुनिए तो उनका क्या कहना था। झारखंड अलग राज्य होने के बाद यहाँ के आम लोगों के साथ साथ छात्रों ने भी एक ख्वाब देखा था, सपना देखा था कि यहाँ पर उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल पाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ पर ड्रॉप आउट की संख्या काफ़ी बढ़ती गई। जितने छात्र मैट्रिक में पास करते हैं उतने छात्र इंटर तक नहीं पहुँच पाते और जितने इंटर पास करते हैं वो ग्रेजुएशन तक नहीं पहुँचते और उन्हें वोकेशनल कोर्सेज की शिक्षा बेहतर यहाँ पर नहीं मिल पाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। आज हम इसी विषय को जानने के लिए पहुँचे हैं झारखंड के सबसे बेहतर शिक्षण संस्थान माने जाने वाले में से एक संत जेवियर कॉलेज में कुछ छात्र हमारे साथ हैं। आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं। आप बताइएगा कि आखिर क्या कमी है कि ड्रॉप आउट की संख्या लगातार बढ़ रही है, छात्र यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जैसे ये जो स्टेट है झारखंड का, ये एक अभी भी उतना अच्छे से पूरा नहीं फूल फल पाया है। यहाँ पे लोग अभी उतने ऊंची सोच पे आ नहीं पाए, तो उनको लगता है कि यहाँ की पढ़ाई जो है थोड़ी सी पिछड़ जाती है इस मामले में। बच्चों को ठीक से मतलब एक्सपोजर जो एक शब्द कहते हैं कि बच्चों को बाहरी दुनिया से एक मेल भाव नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे जितने भी माँ बाप है उन्हें लगता है कि अगर अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, जैसे शहर हो गए, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे अगर बच्चों को भेजा जाएगा तो वहाँ पे उनका शिक्षा और जो एडुकेशन होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा उन्हें। और साथ ही जो बच्चे होंगे वहाँ पे वो उनका एक जो मानसिक लेवल होता है, जो एक मेंटल लेवल होता है, वो थोड़ा सा बढ़ा रहता है। तो और यहाँ पे जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स और जो भी आपकी कोचिंग्स हैं या कॉलेजेस हैं वो आपको प्लेसमेंट्स भी उतने अच्छे से नहीं दे पाते हैं। क्या लगता है कि शिक्षण संस्थान की सचमुच कमी है और ज़्यादा होता तो स्थिति जो है बेहतर हो सकती थी? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बच्चों को फोर्स किया जाता है, बस किसी किसी इंस्टीट्यूट में क्लास ओनली आके क्लास करो, क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को एजुकेशन वैसा दिया जाता है, बाद अटेंडेंस बहुत मस्ट है, अटेंडेंस मस्ट है, बट पढ़ाई वैसी नहीं होती है। कमी कुछ भी नहीं है, सब है भारत के पास, लेकिन यहाँ का सोच, लोगों का सोच विकसित होना अभी भी रह बाकी है। झारखंड में भी कोई कमी नहीं है? झारखंड में कोई कमी नहीं है। मेडिकल कॉलेज है, रिम्स है, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है झारखंड में। क्या एक रिम्स सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन वहाँ पर जितने भी पास आउट होते हैं या फिर जो सीटें की संख्या है, ज़्यादा मेडिकल कॉलेज होती तो बढ़ती, छात्र यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ बाहर नहीं जाते, कोटा नहीं जाते तैयारी करने के लिए? जी देखिए, आप यहाँ भी आपको फैसिलिटीज़ मिल रहा है, न्यूटन ट्यूटोरियल से, ब्रदर्स है, फिट्स जी है, बच्चे यहाँ से भी निकालते हैं। लेकिन कहीं कहीं होता है कि लोगों का सोच इतना विकसित नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना उतना ज़रूरी है। अभी भी थोड़ा बहुत रांची पिछड़ा हुआ है, लोगों का सोच बदलना ज़रूरी है, तभी देश बढ़ेगा। जी बिल्कुल, शिक्षण संस्थान के साथ साथ कहीं ना कहीं एक सोच बदलने की ज़रूरत है जो शायद झारखंड की तस्वीर बदल सकती है। कैमरामैन विशाल के साथ सन्नी सारद, जी मीडिया, रांची। और सिर्फ झारखंड की ही सोच बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिहार में भी शिक्षा व्यवस्था का कुछ ऐसा ही आलम है। सुहेली जी से मेरा सवाल था ब्रेक में जाने से पहले। सुहेली जी, कुछ देर पहले हमारे संवाददाता आशुतोष की आप एक रिपोर्ट देख पा रहे थे जहां एक छोटा सा बच्चा ये बात कह रहा था कि दलित महादलितों को तो छात्रवृत्ति की राशि मिल जाती है जो कि सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, लेकिन जो ऊंचे दर्जे के जाति से बिलोंग करते हैं बच्चे, गरीब होने के बावजूद उनको टीचर्स कहते हैं कि आपको भाई स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिलेगी। ये भेदभाव देखने के बाद गार्जियंस में, पेरेंट्स में भी फ्रस्ट्रेशन आएगा, बच्चों में भी फ्रस्ट्रेशन आएगा और शायद ये एक मुख्य वजह हो सकती है स्कूल छोड़ने की। देखिए, जिस उद्देश्य से इस तरह की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी वो उद्देश्य आज पूरा हो नहीं रहा है। यहाँ सिर्फ स्कॉलरशिप की बात
जातीय आधार पर हो रही है, लेकिन आर्थिक आधार पर मतलब उसमें सुधार लाकर थोड़ा आर्थिक आधार पर भी करने की जरूरत है, जो कि अभी हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण कि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जाति और धर्म घुस चुका है कि हम उच्च जाति के हैं तो इसलिए हमको ये सुविधा नहीं मिलेगी, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। दूसरी बात है कि यही स्कॉलरशिप, साइकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, इन सब के कारण भी ये जो पढ़ाई में जो ललक होनी चाहिए और गार्जियन को जो जागरूकता होना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारी बेटियां पढ़ें, वो साक्षर बने, शिक्षित हों, ताकि उनको अपने भविष्य के लिए जो पढ़ाई की जरूरत है, जो भविष्य उनका सवरे, वो ललक खत्म हो गई है। वो अब सिर्फ इस पर सिमट गए हैं कि स्कॉलरशिप लेकिन सरकार ने योजनाएं ऐसी इसलिए बनाई थी कि बच्चे जो है वो स्कूल तक आए, जो उद्देश्य लेकिन था, सिस्टम में जो करप्शन आ रहा है इसकी वजह से लोगों का वही हम कहना चाह रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ जिनके जिम्मे ये योजना रहती है, जिम्मे यानी कि अधिकारियों के और हेडमास्टर के, तो अधिकारी इसको एक जिम्मेवार नागरिक की तरह नहीं करते हैं। उनको सिर्फ ये पैसा खपत करना है, सिर्फ पैसा खपत करना है, इसलिए वो पैसे बांटते हैं। सुहेली जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। बांका से अमित सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस बड़े विषय के ऊपर? नमस्कार जी, मैं अपनी बात ये देखना चाहता हूँ, जब स्टूडेंट को योग्यता के अनुसार जब जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी निश्चित ही वो पलायन कर जाएगा। उदाहरण के तौर पे हमारे जो दिल्ली के नजदीक में है ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे जो नॉलेज पार्क है, वहाँ पे बिहारी और क्या कहते हैं झारखंड के स्टूडेंट भरे पड़े हैं। अगर हमारे वहाँ वो सुविधा रहती तो हम लोग दूसरे। बिल्कुल, आपका कहना सही है अमित जी। अमित जी ने एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया है कि अगर हमारे राज्य में ही वो सारी सुविधाएं शिक्षा को लेकर के बच्चों को मिले तो वो दूसरे राज्य क्यों जाएंगे, कोटा क्यों जाएंगे इंजीनियरिंग करने के लिए, या फिर दूसरे राज्यों का रुख क्यों करेंगे। एक और दर्शक है वैशाली से, अरशद जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अरशद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग। मैं देखिए 2-3 चीजें कहना चाह रहा हूँ जी। एक तो जो ड्रॉप डाउन हो रहा है एजुकेशन में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट्स लाइक झारखंड और बिहार के लिए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी ऐसा हो रहा है जी। और तीसरा लैक ऑफ गुड इंस्टीट्यूशन नहीं। हमारे अगर बिहार और झारखंड में अगर गुड एजुकेशन, हायर एजुकेशन में स्पेशली बात की जाए तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, इसीलिए लोग माइग्रेट करते हैं दूसरे। बिल्कुल, क्वालिटी एजुकेशन की भी कमी है हमारे देश में और कई राज्यों में, जिनमें से बिहार और झारखंड भी एक है। संवाददाता आशुतोष हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, जब हम बात करते हैं अगर कॉलेज ड्रॉप आउट की, जैसा कि कुछ देर पहले आप भी इस मसले को आपने छेड़ा था, तो वहां पर ज्यादातर हम ये देख रहे हैं कि माइग्रेशन स्टूडेंट्स का इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि स्टेट के अंदर हमारा टैलेंट सरकार अच्छे से भुना नहीं पाएगी, उसको मौके अवसर नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हमें दूसरे राज्य जाना चाहिए वोकेशनल कोर्स करने के लिए। देखिए, सही बात है। और सबसे बड़ी बात है, आप जरा यहाँ कॉलेजों की स्थिति देखिए। कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वहाँ मात्र 2 ही शिक्षक हैं। स्टूडेंट बहुत सारे हैं, शिक्षकों की कमी है। पटना विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, मगध विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन। दूसरी चीज़ है कि सेशन काफ़ी लेट चलता है। मगध विश्वविद्यालय में ये परेशानी है और भी कई सारे विश्वविद्यालय बिहार में हैं और वहाँ पर सेशन काफ़ी लेट चलता है, काफ़ी परेशानी होती है। तो माइंडसेट एक बैठ चुका है, जो हायर एजुकेशन की तरफ जो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, वो माइंडसेट बैठ चुका है कि बिहार में उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर पढ़ाई करनी है, हायर एजुकेशन करना है तो बाहर जाना पड़ेगा। और जैसे ही बाहर माइग्रेशन उनका होता है, बाहर में वो पढ़ाई कर निकलते हैं और वहाँ पर उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है, वो उधर ही सेटल हो जाते हैं। तो प्रतिभा का पलायन होता है और बिहार के पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ के बच्चे काफ़ी प्रतिभावान होते हैं और इस बात की झलक यूपीएससी के परीक्षाओं में, जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ कम से कम राज्य सरकार को ये चाहिए कि जब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, हालांकि एक बात अलग है यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उद्योग लगाने के लिए उनके पास जमीन नहीं है, क्योंकि जमीन जितनी ज़्यादा ज़मीनें हैं वो सारी कृषि पर आधारित है
है और उनको उद्योग के लिए नहीं दिया जा सकता। तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी गवर्नमेंट के साथ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपकी परेशानी अपनी जगह, लेकिन बच्चे भी तो अपना भविष्य देखेंगे और जाहिर सी बात है अपने भविष्य के लिए वो बाहर जाते ही रहेंगे, तो रोका कैसे जाएगा? ये एक बड़ा चैलेंजिंग बिल्कुल एक सिस्टमैटिक प्लान आपके पास होना चाहिए। आपके बच्चे जो है इतने टैलेंटेड है, वो दूसरे स्टेट्स में ना जाकर अपने स्टेट्स में ही विकास में योगदान दे। इसके लिए अहमद साहब, हम कॉलेज ड्रॉप आउट की जब बात करते हैं, आशुतोष ने एक बहुत ही बड़ा पॉइंट उठाया है और ये बात जेन्युइनली है भी, कई बच्चों ने कही भी है कि कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में हम कहें तो शिक्षक अवेलेबल होते ही नहीं है कई सारे सब्जेक्ट्स की। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो बच्चे तो ये सोचेंगे कि शायद बिहार में अगर हम पढ़ने का सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन अचीव करने का सोच रहे हैं, तो शायद हम अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाए, हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं हो पाए, इसलिए वो दूसरे राज्य जाते हैं और इसलिए बिहार से झारखंड से टैलेंट का माइग्रेशन हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो दूर कौन करेगा सर कमी? और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ये देखना होगा कि हायर स्टडीज़ के लिए अच्छे टीचर्स का एक होना ज़रूरी है, उनकी बहाली होनी चाहिए। अपने यहाँ जो अच्छे टीचर्स हैं वो चले जाते हैं दूसरे स्टेट में पढ़ाने के लिए, हमारे अच्छे बच्चे हैं दूसरे स्टेट में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये हो क्यों रहा है? लेकिन ये हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनके पास इन सब चीज़ों का समय नहीं है। उनके पास समय है कैसे सत्ता चलेगी, कैसे हम रूठे को मनाएंगे, कैसे हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे, और स्टेट की डेवलपमेंट की बात नहीं हो पा रही है। सोहेली जी, यही बात है क्या? स्टेट की डेवलपमेंट के बारे में सरकार नहीं सोचती है? सरकार सोचती है लेकिन गहराई से नहीं सोचती है इस चीज़ को कि आखिर ये सही चीज़ होगा कैसे। ठीक है, जो पॉलिटिक्स होता है वो कुर्सी की ही लड़ाई के लिए होता है, लेकिन इसके लिए ऑफिसर्स को ये काम दिए जा सकते हैं। विल पावर सरकार में होना चाहिए। अगर सरकार में विल पावर होगा तो एक तरफ वोट भी बन सकता है, दूसरे तरफ काम भी हो सकता है। तो जो ऑफिसर भी जो हैं वो भी गैर जिम्मेवार हैं। आप हर विभाग में देखिए, ऑफिसर भी सिर्फ एक मतलब कहाँ से पैसा बनने वाला है, किस प्रोजेक्ट में हमारे पॉकेट में कितना पैसा आने वाला है, इस चीज पर लोग देखने लगते हैं। तो यही कारण है कि जो भी स्कॉलरशिप भी स्कूल में है या कॉलेज में भी जितनी सुविधाएं दी गई हैं, आप देखिए आज हायर एजुकेशन में पटना विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, बिहार में सबसे अच्छा विश्वविद्यालय, सबसे उच्च विश्वविद्यालय माना जाता है। वहाँ भी आप देखिएगा पटना कॉलेज जैसे कॉलेज में, चाहे और भी कॉलेज है, BN कॉलेज है, साइंस कॉलेज में, बेसिक सुविधा आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। सफिशिएंट जगह नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए। क्लास महिला कॉलेज में पढ़ाती हैं स्टूडेंट्स को, जैसा कि कुछ देर पहले बातचीत भी हो रही थी कि यहाँ पर कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज और कई स्कूल्स में टीचर्स की कमी है। क्या ये बात सही है? और टीचर्स क्या सही में अपने भले की सोच के दूसरे राज्य चले जाते हैं दूसरे राज्य के बच्चों को पढ़ाने के लिए और अपने राज्य के बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं? नहीं, हालांकि उनकी जिम्मेदारी तो जरूर है। उच्च शिक्षा में ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो UGC पेड होते हैं और वो परमानेंट उनका जॉब होता है, इसलिए उच्च शिक्षा में ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो परमानेंट टीचर हैं तो वो बाहर नहीं जाते हैं छोड़ के। लेकिन कुछ टीचर जो छोड़ के यहाँ से जाते हैं वो भी सरकार की उदासीनता के कारण, विश्वविद्यालय की उदासीनता के कारण समय पर उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। तो ये सारी समस्या उनको लगता है हम बाहर जाएंगे तो हमारा फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट होगा। दूसरी बात है कि जहाँ पर आपको 10 टीचर की ज़रूरत है, विद्यार्थी की संख्या 3 गुनी हो गई। अभी हाल फिलहाल में जो आज से 10 साल पहले से देखिए, आज विद्यार्थी की संख्या हर जगह दुगनी तिगुनी हो गई है। शिक्षकों की भी बहाली तो लगातार हो ही रही है, भारी संख्या में सब्जेक्ट भी आ रहे हैं। 1/3 घट गई है, शिक्षक की संख्या 1/3 हो गई है। जहां 10 टीचर की जरूरत है वहां 3 टीचर हैं। शिक्षकों की बहाली 17 साल सरकार से कभी आपने इस मसले के 17 साल से एक वैकेंसी बिहार में नहीं निकली है उच्च शिक्षा के लिए प्रोफेसर्स की कि उसमें बहाली हो। आज एक निकली भी तो समस्या ये है कि जो उसके क्राइटेरिया है उसमें बिहार के बच्चे फिट नहीं आ रहे हैं। बिहार में जो भी बच्चे पढ़े हुए होंगे, जो क्राइटेरिया है UGC के अनुसार, ठीक है, चलिए वो उसमें फिट मान ली हमने अपनी बात। लेकिन है। आखिर दिक्कत ये है कि सरकारी स्कूलों में ऐसी नौबत क्यों है जहां 5 बेंच होते हैं और 31 बच्चे वहां पे बैठते हैं, और जब बच्चे टीचर्स के पास शिकायत करते हैं कि सर या मैडम हम कहाँ बैठे, तो सर या मैडम ये कह देते हैं कि एडजस्ट करना सीखो। क्या ये एडजस्ट बच्चे करेंगे और ऐसे ही इनका भविष्य उज्जवल हो पाएगा? ऐसे और कई तीखे सवाल है जिसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन दर्शक हमारे साथ जुड़े रहें।
ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम, जहां आज एक बड़े मसले के ऊपर बात हो रही है। मसला आप सभी जानते होंगे, जहां चर्चा हो रही है ड्रॉप आउट और उच्च शिक्षा की बदहाली की। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं हमारे, एक शमाल अहमद जी हैं और दूसरी सुहेली मेहता जी हैं। मैं अहमद साहब के पास आना चाहूंगी। अहमद साहब, आपको क्या लगता है कि ड्रॉप आउट अगर हो रहा है स्पेशली कॉलेजेस में, तो क्या ये जो बदलता बाजार है, यानी कि वोकेशनल कोर्सेज की जो एक भीड़ हो गई है, सभी चाह रहे हैं वोकेशनल कोर्स करना और फटाफट जॉब करना, ये एक मुख्य वजह भी हो सकती है क्या? शायद इस वजह से युवा ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि पेरेंट्स अब नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़्यादा दिन तक पढ़ाई करें और जल्द से जल्द वो एम्प्लॉयड हो जाएं। और स्टूडेंट्स को भी लग रहा है कि हमने +2 किया और +2 करने के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद कंपटीशन करेंगे, तो एक लंबा समय गुजर जाएगा। इसलिए वो वोकेशनल की तरफ जाते हैं और सोचते हैं कि पहले अर्न कर लेंगे तब फिर हम आगे की पढ़ाई करेंगे। यही वजह है कि जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है बिहार में धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। आज आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, प्रोफेसर नहीं मिल रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। और एक समय आएगा जब बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम हमारा जो हायर एजुकेशन का होगा वो ठप पड़ जाएगा। फिर हमको बोरो करके बाहर से टीचर्स बुलाने होंगे। इसलिए आपके इस जी पुरवैया के माध्यम से हम बिहार के तमाम उन स्टूडेंट को एक मैसेज देना चाहते हैं, अगर वो ये देख रहे होंगे कि आप एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो आप एक अच्छे टीचर बने। कोई ज़रूरी नहीं कि स्कूल के टीचर बने, आप प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, PhD करें और हायर एजुकेशन पाए। उससे आपका बिहार का डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है कि ये मैं एक बड़ा भावुक रिक्वेस्ट किया हूँ बिहार के तमाम स्टूडेंट से, वो टेक्निकल के चक्कर में ना पड़े और वोकेशनल के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो शॉर्टकट गेम है। थोड़े दिन तक आपको पॉकेट मनी मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में आपको एहसास होगा कि हमने क्यों नहीं हायर एजुकेशन की पढ़ाई पढ़ी थी। चलिए, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल हैं शशि भूषण जी। शशि भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शशि भूषण जी, हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा सरकारी स्कूल में गए थे और वहां की हालत उन्होंने दिखाई, जहां बच्चों से ये कहा जाता है जब बच्चे अपनी शिक्षक के पास पहुंचते हैं शिकायत लेके कि मैडम या सर 5 बेंच हमारे पास, कैसे हम 31 बच्चे यहाँ पे बैठे और कैसे पढ़े, तो उन्हें कहा जाता है एडजस्ट करो। क्या दिक्कत है सर आप लोगों की कि आप लोग ये बात कहते हैं? मैडम, आपके रिपोर्टर जिस समय गए बुझे जी, उस समय मेरा विद्यालय संचालित नहीं था। वह बालक मध्य विद्यालय गोलघर पार्क संचालित हो रहा था। ऐसा करते हैं शशि भूषण जी, हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ बने ही हुए हैं जो कि उस स्कूल में गए हुए थे। आशुतोष, आप ही सवाल पूछ लीजिए। देखिए, 4 स्कूल चलते हैं उस विद्यालय में, जो राजकीय कन्या मध्य विद्यालय है अदालतगंज का। 4 स्कूल चलते हैं। जो शिक्षक, जो प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि हम लोग पूरा कॉपरेट करते हैं, लेकिन बाकी जो 2-3 स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं वो कॉपरेट नहीं करते हैं, जिसके कारण कठिनाई होती है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कॉपरेशन बनेगा कैसे? 4 स्कूल एक जगह चल रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बैठने की व्यवस्था नहीं है। जाहिर सी बात है, सिर्फ एक प्रिंसिपल के चाहने से नहीं होगा। जब 4 वहाँ स्कूल चल रहे हैं तो चारों प्रिंसिपल को चाहिए कि बैठ करके वो मामला सॉर्ट आउट करें। लेकिन सवाल अभी भी वही है, बुनियादी सुविधाओं की बात है। लोग बच्चे बेंच जी, मैं अनेकों बार प्रयास किया, एक बार नहीं। मैं तो वहाँ 2 जून 2012 को आया, लेकिन मैं अनेकों बार प्रयास किया, लेकिन बालक मध्य विद्यालय गोलघर पार्क और मैंने जेडी बालिका उच्च विद्यालय से कोई सहयोग नहीं मिलता है। सपोज कीजिए आशुतोष जी, अगर एक अपार्टमेंट में सहयोग ही नहीं मिलता है, ये लाचारी, ये बेबसी है। चलिए शशि भूषण जी, उनको जो है, मैं ऊपर वाला जो 2nd फ्लोर का है, मैं उनको चाबी दे दिया शौचालय का कि इसका जो है रखरखाव और मेंटेनेंस आप कीजिए। क्या कहते हैं शशि भूषण जी वो, जब आप ये रिक्वेस्ट लेके जाते हैं तो? मैंने एकदम निगेटिव अप्रोच, और मैं कल जो है, चलिए, नेगेटिव अप्रोच मिलता है, कोऑपरेशन नहीं मिलता। शशि भूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका, और संवाददाता आशुतोष चंद्रा का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे पूरे दिन हमारे साथ बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। लास्ट जो मेरा क्वेश्चन होगा वो सुहेली मेहता जी से होगा। सुहेली जी, कहीं ना कहीं अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स को भी थोड़ा बच्चों को कोऑपरेट करना होगा कि वो अगर ड्रॉप आउट के बारे में सोच भी रहे हैं, या अगर पेरेंट्स मजबूर कर रहे हैं बच्चों को ड्रॉप आउट के लिए, वो ऐसा ना करें, जैसा कि एक अपील अहमद साहब ने भी की है।
देखिए, बिल्कुल जो गार्जियन का प्रेशर होता है बच्चों पर कि तुम इतना ही % मार्क्स लाओ, और उस हिसाब से जब स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है शिक्षकों की कमी के कारण या और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी के कारण पढ़ाई नहीं होती है, तब वो परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसे में अभिभावक से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे को सहयोग करें, उन पर ध्यान दें। सिर्फ वो स्कूल पर पूरा निर्भर न होकर आप 1 घंटा 2 घंटा जरूर अपने बच्चे को देखिए कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, बेहद जरूरी पढ़ना चाह रहा है कि नहीं, उसकी क्या इच्छा है, उसकी टीचर बनने की इच्छा है कि उसको प्लेयर बनने की इच्छा है कि उसको एक कलाकार बनने की इच्छा है। तो इस तरह की बातों को अपनी इच्छा बच्चों पर ना थोपे, कुल मिलाकर के ये कहना है सुहेली मेहता जी का। सुहेली मेहता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, और अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ स्टूडियो में बने रहने के लिए। और ड्रॉप आउट और उच्च शिक्षा का क्या भविष्य होगा और क्यों खतरे में उच्च शिक्षा इस वक्त पड़ा हुआ है, इस पर पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए तो कुल मिलाकर के यही है कि पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों पर ध्यान दे। और अगर बच्चे ड्रॉप आउट के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप ही दबाव बना रहे हैं बच्चों के ऊपर ड्रॉप आउट का, तो ये सरासर गलत है। एक अच्छी शिक्षा आपके बच्चे जब तक नहीं लेंगे उनका उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसी के साथ फिलहाल पुरवैया मुहिम में इतना ही। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। फिलहाल हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।